जो लोग भी आ चुके हैं प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखिए हाय हेलो गुड इवनिंग राधे राधे सबको। कैसे हो आप सब? कैसे हो क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे टमाटर आलू भिंडी शिमला मिर्च? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? आज दोस्तों हम लोग ईएनवीएस का यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओ माय गॉड, ये बड़ा वाला चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है आपके एग्जामिनेशन में, पता है क्या आपको, कम से कम 15 मार्क्स के आएंगे। कम से कम ये चैप्टर जो है आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों 15 मार्क्स के आएंगे दोस्तों। 50 में से 15 से 20 मार्क्स का यही चैप्टर पूछा जाएगा। तो आपको इस चैप्टर पे ध्यान लगाने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो देखो, लाइक कर दो। आपके भाई का चैनल है ना, तो जो भी वीडियो देखो, जो भी वीडियो, लाइक कर दो। आज का लाइक टारगेट है, आज का लाइक टारगेट है 100। अब से मैं लाइक टारगेट देना शुरू करूंगा 100। इतना तो तुम अचीव करा ही दोगे, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। प्लीज दोस्तों प्लीज, अगर आपको लगता है कि लेक्चर कंटिन्यू होना चाहिए, अगर आपको लगता है रेगुलरली ऐसे ही लेक्चर आने चाहिए, तो लाइक टारगेट अचीव करा दीजिए। 100 लाइक्स चाहिए, 100 लाइक्स इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और शेयर कर दो हर एक कॉलेज ग्रुप में। हर एक कॉलेज ग्रुप में, जो भी तुम्हारा कॉलेज ग्रुप दिख रहा है ना, हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। तो आओ, आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर दोस्तों हम आपको फोटो देख के समझाएंगे। फोटो दिखा दिखा के समझाएंगे, फोटो दिखा दिखा के समझाएंगे। हर एक टॉपिक का हम यहाँ पे गूगल से जो है पिक्चर दिखा दिखा के आप लोगों को समझाएंगे, ताकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्या आप लोग रेडी हो? प्लीज एक बार लाइक टारगेट को अचीव करवा दो, लाइक कर दो। एक बार चैट बॉक्स में लिख दो हाय हेलो गुड इवनिंग राधे राधे, क्या हाल चाल है, केम छो आप सबके, क्या मोना छो दोस्त, फटाफट से। सबसे पहला टॉपिक जो अभी हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सुनो सुनो, कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिसको वापस से रिप्लेस किया जाता है या जिसको वापस से रीजनरेट किया जाता है, उन सारे रिसोर्सेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं आपके पास जो जियो के डेटा की तरह अनलिमिटेड होते हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो जियो के डेटा की तरह क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। यानी कि आपके पास वो रिसोर्सेस लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, यानी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कुछ ऐसे रिसोर्सेस आपके पास रहते हैं जो अनलिमिटेड रिसोर्सेस रहते हैं, लाइफ टाइम आपके पास चलती रहती है। वो रिसोर्सेस को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस, आप उसका कितना भी यूज करो वो खपत नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो अनलिमिटेड है, जो कभी खत्म नहीं होगी, उनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सर इनमें क्या क्या आता है? इनमें आता है एक तो सोलर, सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आता है दोस्तों सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। देखिए, आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं आपको। देखिए, कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं कि आप उसको जिंदगी तक, जिंदगी भर यूज करोगे, वापस से वो रीजनरेट हो जाएगा, वापस से वो रिप्लेस हो जाएगा। उन सारे रिसोर्सेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं। उन सारे रिसोर्सेस को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं। जो रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, जो रिसोर्सेस आप कितना भी यूज करो कभी खत्म नहीं होगा, उन रिसोर्सेस को हम लोग बोलेंगे दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे? चुपके से बोलो, चुपके से। रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। यहां पे देखिए, यहां पे क्या यूज किया गया? यहां पे यूज किया गया सर सोलर पैनल। यहां पे देखिए, यहां पे विंड एनर्जी यूज किया गया है। यानी वो सब सारे रिसोर्सेस का यूज करना जो रिन्यूएबल है, जिसको आप वापस से रिप्लेस कर सकते हो, जिसको आप वापस से रीजनरेट कर सकते हो, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, जो लाइफ टाइम तक खत्म नहीं होने वाला, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाला रिसोर्सेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जैसे अरे बायोमास, जैसे जियोथर्मल एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए रिन्यूएबल रिसोर्सेस का एग्जांपल्स। प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग लिखोगे, बालको चैट बॉक्स में आप लोग लिखोगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस का एग्जांपल क्या क्या है, बताइए। सर रिन्यूएबल रिसोर्सेस का एग्जांपल है सबसे पहले सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है।
यानी वो टाइप के रिसोर्सेस जो अनलिमिटेड है, जिसको आप कितना भी यूज करो वापस वो रीजनरेट हो जाएगा, वापस वो रिप्लेस हो जाएगा। वो रिसोर्सेस जो वापस रिप्लेस हो सकता है, वो रिसोर्सेस जो वापस रीजनरेट हो सकता है विद इन ए ह्यूमन लाइफ टाइम और रिलेटिवली क्विकर इन कंपैरिजन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछे तो एकदम लव लेटर की तरह बना बना के लिखने का, जैसे आप लव लेटर लिखते हो ना, अभी तो मौसम वही चल रहा है, तो लव लेटर की तरह बना बना के लिखने का, लव लेटर की तरह बना बना के लिखने का, और मैम ये आंसर देख के एकदम मनमोहित हो जाएगी। ठीक है, तो अपने से बना बना के आप लिख सकते हो, आंसर्स अपने से बना बना के लिख सकते हो। लिखना, रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर द नेचुरल renewable resources are the natural material that can be replaced or regenerated within a human lifetime. ठीक है, these resources include sunlight, water, biomass and geothermal energy। कितना इजी वर्ड में लिखा गया ये आंसर, मैंने खुद लिखा ये आंसर इतना इजी वर्ड में, तो आप भी लिख देना, है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है ना ये। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी जिसको आप इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसको आप रीजनरेट नहीं कर सकते, वो सारे रिसोर्सेस को हम लोग बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अगर आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का फोटो दिखाया जाए तो जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, जरा देखिए, जैसे ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। अब तो भाई सरकार भी बोल रही है कि ये सारे रिसोर्सेस का कम से कम यूज कीजिए। अगर आप ही लोग सारा यूज कर लोगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस क्या यूज करेगी? तो हमें ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि वो पेट्रोल, डीजल बहुत कम यूज करना चाहिए, बहुत कम यूज करना चाहिए, जितना लगेगा उतना ही यूज करो। हमें शिफ्ट होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। हमें रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा यूज करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बहुत कम यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये लिमिटेड है, ये कोल जो है, ये ऑयल जो है, ये नेचुरल गैस जो है, ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगी दोस्तों, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। ये पूरा लाइफ टाइम आपके साथ रहने नहीं वाली है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचे, इसीलिए अभी हम लोगों को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कम से कम यूज करना चाहिए और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे क्या दिया हुआ देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैनॉट बी इजीली रिप्लेस्ड और रीजनरेटेड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दीज रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड इंक्लूड्स थिंग्स लाइक फॉसिल फ्यूल्स, जैसे मान लो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? ये सब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिसको आप इजीली रीजनरेट नहीं कर सकते, जिसको आप इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, जो कभी ना कभी जाके खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसे रिसोर्सेस जो कभी ना कभी जाके खत्म हो जाएगी, उनको बोलेंगे दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और जो कभी नहीं खत्म होगी, जो अनलिमिटेड है, उसको आप बोलोगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस, उसको आप बोलोगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सो गवर्नमेंट हम लोगों को बोल रही है कि आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसको आप बहुत यूज करो और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसको आप यूज करना कम करो, यूज करना कम करो, यूज करना कम करो। आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करो, आप सोलर एनर्जी का यूज करो, विंड एनर्जी का यूज करो, बायोमास का यूज करो, जियोथर्मल का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप रिन्यूएबल का यूज करते रहो, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत कम से कम यूज करो, बिकॉज वो फाइनाइट है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा रे बाबा, लिमिटेड है वो, है ना। इतना आप लोगों को समझ में आया? इतना आप लोगों को समझ में आया? प्लीज बताओ क्लियर कि नॉट क्लियर, जल्दी बोलो, क्लियर कि नॉट क्लियर, जल्दी बोलो। अब जल्दी जल्दी हम लोग को आगे आगे स्पीड में पढ़ना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों लैंड रिसोर्सेस के बारे में। लैंड रिसोर्सेस के बारे में देखिए, एक रहता है अर्थ सरफेस, ये है अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? अर्थ सरफेस के ऊपर भैया सॉइल देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है, मिनरल देखने को मिलता है, एक होता है धरती। अर्थ सरफेस का मतलब किसी किसी को नहीं पता, हे भगवान। एक होता है धरती, उसके ऊपर आप लोगों को सॉइल देखने को मिलता है, मिनरल देखने को मिलता है, वाटर बॉडीज देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है, बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, सुनिए, एक रहता है अर्थ सरफेस, उसमें आपको सॉइल देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है, मिनरल देखने को मिलता है, वाटर बॉडीज देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है, एंड बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे लैंड रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे? वापस बोलिए, लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेस रेफर्स टू द नेचुरल मटेरियल
and features found on earth surface including soil, mineral, water body, forest and natural elements, जिसके वजह से हम लोग सरवाइव कर पाते हैं, जिसके वजह से एक ह्यूमन सरवाइव कर पाता है, जिसके वजह से आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन हो पाता है। ये लैंड रिसोर्सेस की वजह से ही बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल हो पा रहा है दोस्तों, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। तो लैंड रिसोर्सेस किसको बोलेंगे? लैंड पे जो रिसोर्सेस है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड रिसोर्सेस। लैंड पे जो रिसोर्सेस हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट है, मिनरल है, वाटर बॉडीज है। एक लैंड है उस पे फॉरेस्ट है, मिनरल है, वाटर बॉडीज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड रिसोर्सेस। क्लियर है? इतना क्लियर है भाई? बना बना के लिखना है। सुनो यहां पे मैं लिख देता हूं, बना बना के लिखना है। ईएनवीएस तो भैया बच्चा का खेला है, बना बना के लिखना है एकदम लव लेटर की तरह, बना बना के लिखना है एग्जामिनेशन में, ठीक है? चलो आ जाओ, अब बात करेंगे दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन का। लैंड डिग्रेडेशन मतलब खराब क्वालिटी का लैंड। हमारी जमीन बंजर हो गई, आप सुने हो ना कभी, हमारी जमीन बंजर हो गई, यहां पे आप खेती आप नहीं कर सकते, यहां पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, यहां पे फार्मिंग नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? लैंड डिग्रेडेशन। हमारी जमीन बंजर हो गई, हमारी जमीन का जो क्वालिटी है वो खराब हो चुका है। आपकी जमीन का, आपका लैंड का जब क्वालिटी खराब हो जाए, आपका लैंड जब बंजर बन जाए, आपका लैंड जब एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर पाओ उसको, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। समझ में आया आप लोगों को? लैंड डिग्रेडेशन मतलब जमीन का धरती का क्वालिटी खराब हो गया, आपका क्वालिटी खराब हो गया। क्या? जमीन का क्वालिटी जब खराब हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। एक मिनट देखिए, देखिए फोटो, फोटो देखिए, ओ हेलो, फोटो देखो, देखो किस तरीके से ये जमीन एकदम खराब हो चुका है। यहां देखो, देखो कितना खुरदुरा खुरदरापन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। मेरा जमीन बंजर हो गया, अब मैं खेती बाड़ी नहीं कर पाऊंगा, मेरा जमीन का क्वालिटी, मेरा लैंड का क्वालिटी जो है वो खराब हो चुका, अब मैं खेती बाड़ी नहीं कर पाऊंगा। ये देखो, ये क्या है? ये लैंड डिग्रेडेशन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो जरा ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड डिग्रेडेशन। समझ में आ गया आप लोगों को लैंड डिग्रेडेशन का मतलब? अब हम लोग जानते हैं कि क्या क्या कारण से लैंड डिग्रेडेशन होता है, कौन कौन सा ऐसा कॉजेस है, कौन कौन सा ऐसा कॉजेस है जिसके वजह से दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन होता है। सबसे पहले जो पेड़ आप काटते हो, डिफॉरेस्टेशन, उसकी वजह से होता है। तो पेड़ कम काटा करो आप, अगर पेड़ काटोगे तो डिफॉरेस्टेशन होता ही है, ठीक है? अच्छा, दूसरा, एक पर्टिकुलर लैंड पे आप अपना वो गाय को, भैंस को चरा रहे हो, अरे गाय और भैंस को फीड कर रहे हो एक पर्टिकुलर लैंड पे, तो वहां पे क्या होता है? ओवर गेजिंग, वहां पे गड्ढे होना शुरू शुरू हो जाएंगे। आपके पास एक पर्टिकुलर लैंड है, आप उसी में से अपना गाय, अपना भैंस को आप जस्ट फीड 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 मतलब वो कर रहे हो, तो वो तो लैंड तो गड्ढा होता जाएगा ना धीरे धीरे करके। अरे उसी लैंड से आप अपना काऊ को, अपना बकरी को, अपना भैंस को चढ़ा रहे हो, वो तो लैंड गड्ढा होता जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवरगेजिंग, ठीक है? एंड थर्ड इज सॉइल इरोशन। पुअर लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज एम्पावर, जैसे कि मान लीजिए वो डिफोरेस्टेशन कर दिया आप। डिफोरेस्टेशन मतलब क्या? अगर मान लीजिए पेड़ वेड़ काट रहे हो आप, पेड़ वेड़ काट रहे हो, इससे क्या होता है? इससे होता है सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन की वजह से भी क्या होता है? सॉइल इरोशन की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है ना? इसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जहां पे आपको केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए, आप एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर दिए या पेस्टिसाइड्स का यूज कर दिए, आप फालतू फालतू दवाई उस लैंड पे यूज कर रहे हो, तो कैसे नहीं होगा लैंड डिग्रेडेशन? कैसे नहीं होगा लैंड डिग्रेडेशन? आप 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 प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे हो, जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाना चाहिए लैंड में वो टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जो क्रॉप्स को उगाना चाहिए वो क्रॉप्स को नहीं उगा रहे हो, दूसरा क्रॉप्स को उगा रहे हो। इससे क्या होता है? सॉइल का जो फर्टिलिटी है और क्वालिटी है वो खराब होता जाता है दिन प्रतिदिन। सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो खराब होता जाता है। जैसे कि मान लीजिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर लिए, जैसे पेस्टिसाइड का यूज कर लिए, जैसे प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स का यूज नहीं किए, इससे क्या होता है? आपका सॉइल जो है वो डिग्रेड करता है, ठीक है? एंड फिफ्थ इज अर्बनाइजेशन। आप मान लीजिए आप सॉइल सीलिंग करोगे और वहां पे अपना घर वर बनाओगे, आप वहां पे घर वर बनाओगे, आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे, इससे क्या होता है? सॉइल का क्वालिटी खराब होता है।
से सॉइल का क्वालिटी खराब होता है। एक्सपांशन ऑफ सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैन लीड टू सॉइल सीलिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड गंदगी ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज। अर्बनाइजेशन अगर करते हो, अगर आप घर वर बनाते हो, नया नया घर बनाते हो, तो इससे भी लैंड का जो क्वालिटी है वो खराब होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, सीधा सा बात है। क्लियर है? इतना आप लोगों को क्लियर है? बताइए जल्दी बोलो भाई, क्लियर है आप लोगों को? लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन क्लियर है? एक्सप्लेन करो तो एक बार लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब आपका जो जमीन का क्वालिटी है और जो प्रोडक्टिविटी है वो खराब हो चुका है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों सॉइल इरोशन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन और क्या क्या कॉजेस है इसके। सॉइल इरोशन मतलब देखिए, सॉइल इरोशन मतलब जब आपका टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, मान लीजिए ये आपका धरती है, यहां पे सॉइल है, जब आपका टॉप लेयर ऑफ द सॉइल खराब हो जाए, जब बारिश वारिश आए और उसकी वजह से टॉप लेवल ऑफ द सॉइल जो है वो वॉश हो जाए, वो ब्लो हो जाए, अरे हवा हवा आता है तो धूल वूल उड़ता है ना, जब आपका टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वॉश हो जाता है, ब्लो हो जाता है बाय द वाटर और विंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉइल इरोशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉइल इरोशन। ठीक है? जब आपका टॉप लेयर ऑफ द सॉइल खराब हो जाए ड्यू टू बारिश और ड्यू टू एनी विंड, ड्यू टू हवा और ड्यू टू बारिश, जब आपका टॉप लेयर ऑफ द सॉइल खराब हो जाए, उसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सॉइल इरोशन। क्या बोलते हैं उसको? सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन का पिक्चर देखिए आप लोग एक बार। सॉइल इरोशन इसको बोलते हैं कि बारिश की वजह से जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल खराब हो जाए आपका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉइल इरोशन। बारिश की वजह से जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जब खराब हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोशन। ठीक है? आइए, ये क्यों होता है? ये रेनफॉल की वजह से होता है। जब बहुत ज्यादा बारिश होता है, जब हेवी रेनफॉल होता है, उसकी वजह से होता है। जब बहुत ज्यादा हवा बहती है, जब तूफान उफान आता है, जब बहुत ज्यादा हवा बहती है, तब जाके सॉइल इरोशन होता है। ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी होता है, पेड़ वेड़ काटने की वजह से भी होता है ये, एंड ओवरगेजिंग की वजह से भी होता है। एनिमल को एक पर्टिकुलर लैंड में फीड करवा रहे हो, उससे भी होता है ये। ठीक है? समझ में आ गया? सॉइल इरोशन समझ में आ गया? जब आपका टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अगर बारिश की वजह से, अगर विंड की वजह से पूरा बर्बाद हो जाए, उसको उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोशन। उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोशन। पिक्चर दिखा रहे हैं, देखो सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन हम लोग इसको बोलते हैं, देखो ये देखो। ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डेजर्टिफिकेशन। कि आपका एक अच्छा लैंड था, सुनिए, आपका एक सुंदर सा लैंड था, सुंदर सा आपका एक लैंड था, वो लैंड डेजर्ट में तब्दील हो गया। वो लैंड डेजर्ट में तब्दील हो गया, उसको क्या बोलेंगे? डेजर्टिफिकेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन। देखिए, एक अच्छा सा लैंड था, एक अच्छा सा लैंड था आपका, वो लैंड पूरा डेजर्ट में तब्दील हो गया। वो लैंड डेजर्ट में वो तब्दील हो गया, सूखा पड़ गया उस लैंड में। सूखा पड़ जाना, सूखा पड़ गया उस लैंड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डेजर्टिफिकेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन। देखिए जरा ध्यान से। So desertification means turning land into desert. It happens when land loses its fertility and becomes dry and barren, often due to factor like overgrazing, deforestation, drought. ओवरगेजिंग की वजह से होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, ड्राउट की वजह से होता है। डिफॉरेस्टेशन कैन मेक इट हार्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो एंड पीपल टू लिव ऑफ द लैंड। सो मतलब वो डेजर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन मतलब एक अच्छा लैंड था आपका, वो डिजर्ट में तब्दील हो गया। ठीक है? बात करेंगे दोस्तों फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फॉरेस्ट रिसोर्सेस मतलब जो रिसोर्सेस आपको फॉरेस्ट में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिलता है? देखिए, फॉरेस्ट में भैया आपको मिलता है वुड, फॉरेस्ट में मिलता है प्लांट, एनिमल, क्लीन वाटर। तो ये सब क्या है? ये सब है फॉरेस्ट रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस आपको फॉरेस्ट में मिलता है, जो रिसोर्सेस आपको फॉरेस्ट में मिलता है, जो बेनिफिट आपको फॉरेस्ट से मिलता है, जो बेनिफिट आपको जंगल से मिलता है, जंगल वाला रिसोर्सेस, जैसे वुड मिलता है, प्लांट मिलता है, एनिमल मिलता है, क्लीन वाटर मिलता है, तो वो रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपको फॉरेस्ट से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जैसे क्या क्या मिलता है भैया? ऑक्सीजन मिलता है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है? इसके बाद वुड मिलता है। वुड, वुड भैया कुकिंग के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। वुड के हेल्प से
लकड़ी वकड़ी के हेल्प से, अरे होता था ना पुराने जमाने में, वुड के हेल्प से आप हाउस बना सकते थे, फर्नीचर बना सकते थे, फ्यूल का जुगाड़ कर सकते थे, कुकिंग एंड हीलिंग। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्लीन वाटर मिलता है, क्लाइमेट रेगुलेशंस, और यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स भी आप लोगों को मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी आप लोगों को मिलता है, बहुत सारे वैरायटी वैरायटी के प्लांट्स भी मिल जाते हैं। और जो लोग मांसाहारी इंसान लोग हैं उन लोगों के लिए एनिमल भी मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये सब आपको फॉरेस्ट से मिलता है। कहाँ से मिलता है सर? फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेस एंड इंपॉर्टेंस, समझ में आ गया? क्लियर है? इसका भी देख ही लो आप लोग, देखो क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट में। क्या क्या मिलता है? पेड़ मिलता है ना, वुड मिलता है, वुड, क्लीन वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वातावरण मिलता है, ठीक है, एनिमल मिलता है, प्लांट मिलता है, बहुत सारा चीज मिलता है फॉरेस्ट से आप लोगों को, फॉरेस्ट से आप लोगों को बहुत सारा चीज मिलता है। अब बात करेंगे दोस्तों डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटना, पेड़ को काटना अपराध है। डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? प्लीज चैट बॉक्स में बताओ, प्लीज चैट बॉक्स में बताओ आप लोग डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है। डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट। देखो डिफॉरेस्टेशन का इमेज दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखो देखो, ये जो पेड़ को काटा जा रहा है, ये जो लॉग ऑफ वुड्स आप देख रहे हो, ये जो पेड़ को काटा जा रहा है, ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन। अगर आप पेड़ को काटते हो उसको बोलते हैं दोस्तों डिफॉरेस्टेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इट हैपेंस व्हेन फॉरेस्ट आर रिमूव्ड टू मेक स्पेस फॉर द एग्रीकल्चर। मान लीजिए खेती खेती वेती करना है, उसके लिए फॉरेस्ट को कट वट करना है आपको। अर्बन डेवलपमेंट, मान लीजिए कुछ डेवलपमेंट करना है, उसके लिए आप लोगों को कट करना पड़ता है। लॉगिंग करना है, अगर मान लीजिए कि मान लीजिए आपको अपना घर बनाना है तो फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे इन्वायरमेंट बड़ा हार्म में जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ समझ गए ना कि डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ट्रीज। अगर ट्रीज को आप काटते हो, फॉरेस्ट को आप क्लियर करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। अब इसके कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं, आइए। कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहला कॉज कि अगर आपको खेती बाड़ी करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो आप क्या करोगे? डिफॉरेस्टेशन करोगे। लॉगिंग, अगर मान लो कि एक सामान वामान बनाना है, अगर आपको सामान बनाना है, आप लोग को पता है कि लॉग ऑफ वुड से ना पेपर वेपर बनता है, तो अगर आपको सामान वामान बनाना है तो आप लॉगिंग करोगे उसका। लॉगिंग किसको बोलते हैं? लॉगिंग इसी को बोलते हैं। देखो ना, ये क्या किया है, देखो लॉगिंग, ये क्या किया है? लॉगिंग, लॉगिंग ऑफ वुड्स। ठीक है, इसके बाद अर्बनाइजेशन, मान लीजिए आपको सिटी बनाना है, टाउन्स बनाना है, रोड्स बनाना है, हाईवे बनाना है, इसके लिए तो आपको फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा बीच से, फॉरेस्ट को तो क्लियर करना पड़ेगा, इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। माइनिंग के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर सब कुछ डेवलपमेंट करना है, डैम्स बनाना है, पावर प्लांट बनाना है, और बहुत सारा अगर देश का डेवलपमेंट करना है, इसके लिए आप लोग करते हो डिफॉरेस्टेशन। और फॉरेस्ट फायर्स की वजह से भी होता है डिफॉरेस्टेशन। कभी कभी जंगल में खुद से आग लग जाती है, कभी कभी जंगल में खुद से आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। इसके वजह से भी होता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जब डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं तो इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतना पड़ता है? कौन कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ता है? तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। बहुत सारे प्लांट एंड बहुत सारे एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स जो है मर जाते हैं। क्या? मर जाते हैं, सीधा सा बात है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से दोस्तों क्लाइमेट चेंज भी आता है, क्लाइमेट चेंज। तो ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ए ग्रीन हाउस गैस, कटिंग देन आउट। क्लाइमेट चेंज भी होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि बहुत सारा कार्बन गैसेस जो है वो रिलीज करता है, और उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोशन भी होता है। सॉइल इरोशन भी होता है, लैंड का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा खराब होता है ना। लॉस ऑफ हैबिटेट, बहुत सारा प्लांट्स, बहुत सारा एनिमल्स अपना घर खो देते हैं, जहां पे वो रहते हैं वो अपना घर खो देते हैं। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द होम ऑफ मेनी प्लांट्स, मेनी एनिमल्स। जहां पे वो एनिमल रहा करता था, जहां पे वो प्लांट्स रहा करता था, वो घर वो खो दिए। सिंपल सी बात है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन की वजह से दोस्तों फ्लडिंग भी इंक्रीज होती है, फ्लड्स भी इंक्रीज होती है भैया। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या आता है?
डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लडिंग आता है। अरे अरे वो पानी वानी जम जम जाता है, अरे पानी वानी जम जाता है, रेन वाटर जब आता है, हेवी रेनफॉल जब आता है तब फ्लड्स आ जाता है। अरे भैया वो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। ठीक है, ठीक है। चले, इसके रेमेडियल मेजर्स क्या क्या है, क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को, कैसे रोक सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को। सबसे पहले तो भैया रिफॉरेस्टेशन कीजिए। अगर आप एक पेड़ को काट रहे हो, अगर आप एक पेड़ को काट रहे हो तो उसके बदले में 100 पेड़ लगाओ। अगर आप एक पेड़ को काट रहे हो तो उसके बदले में 100 पेड़ लगाओ, रिफॉरेस्टेशन करो। ठीक है। इसके बाद सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिस, सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिस, फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज को बिना बिना यूज का रिसोर्सेस यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस सच एज सेलेक्टिव लॉगिंग एंड रिफॉरेस्टेशन कैन हेल्प इंश्योर दैट फॉरेस्ट आर मैनेज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड कैन जनरेट ओवर टाइम। ठीक है। सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिसेस। इसके बाद कंजर्वेशन एफर्ट, कंजर्वेशन एफर्ट हम लोग को वाइल्ड लाइफ को या हम लोग को प्रोटेक्टेड एरियाज को, हम लोग को प्लांट्स को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखना चाहिए। हम लोग को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, रक्षा करके रखना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वाइल्ड लाइफ को हम लोग कंजर्व करें, उनकी सुरक्षा करें, उसके बाद फॉरेस्ट वॉरेस्ट को काटे। ठीक है। इसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं कि फॉरेस्ट में रह के हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फॉरेस्ट में रह के हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है। इस तरीके का कुछ आना चाहिए। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, सबको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, सबको अवेयर करो, सबको एजुकेट करो। एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन कैन हेल्प foster a culture of conservation and encourage sustainable land practices and policy and regulations भी लाना चाहिए, पॉलिसी एंड रेगुलेशंस भी लाना चाहिए। ठीक है। तो implementing and enforcing law and regulations that promote sustainable forestry practices, land use planning and protection of natural habitat। ठीक है। बहुत इजी इजी है ये सब, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी इजी है, आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, 1 मिनट में वापस आता हूं मैं। ठीक है। एक्चुअली पानी पीना है, बहुत ज्यादा प्यास लग गया है। 1 मिनट का आप लोग प्लीज ब्रेक ले लो, 1 मिनट में आता हूँ।
हेलो, वेलकम बैक। वेलकम बैक गाइस। आइए आइए करते हैं। वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस मतलब आपको बहुत सारे वाटर्स मिलते हैं दोस्तों। वाटर बॉडीज है। वाटर रिसोर्सेस आर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर। बहुत सारे टाइप्स के वाटर है। एक रिवर का वाटर है, एक लेक का वाटर है, एक ग्राउंड वाटर का वाटर है ना। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ये सरफेस वाटर के बारे में और ग्राउंड वाटर के बारे में। जो वाटर आपको लैंड सरफेस में मिल जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक तो भैया ग्राउंड से आता है, ग्राउंड वाटर मिलता है, ग्राउंड वाटर। एक तो सरफेस वाटर के बारे में पढ़ेंगे, एक ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। आइए फटाफट से एक सरफेस वाटर के बारे में पढ़ेंगे, एक ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो तो जरा देखिए ध्यान से। सरफेस वाटर रेफर्स टू वाटर दैट आर विजिबल ऑन अर्थ सरफेस, जिसको आप देख सकते हो, जैसे पॉन्ड का पानी, जैसे रिवर का पानी, जैसे गंगा जमुना का पानी, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप अपने आंखों से देख सकते हो, वो पानी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सरफेस वाटर। जिस पानी को आप देख सकते हो, जो पानी विजिबल है, उसको आप क्या बोलोगे? जो पानी विजिबल है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको आप क्या बोलोगे? सरफेस वाटर। जैसे रिवर का पानी, लेक का पानी, स्ट्रीम का पानी, ठीक है, इनको आप क्या बोलोगे? सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जिस पानी को तुम देख सकते हो, जिस पानी को देख सकते हो, देख सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस वाटर। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? पीपल यूज सरफेस वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज ड्रिंकिंग, इरिगेशन। आप वो जो सरफेस वाटर है उसको आप वो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल के काम के लिए भी यूज करते हो, और रिक्रिएशन के लिए भी यूज करते हो, जैसे स्विमिंग, बोटिंग। वो सरफेस वाटर जो है उसको आप पीने के लिए भी यूज करते हो, इरिगेशन के लिए भी यूज करते हो, इंडस्ट्रियल काम के लिए भी यूज करते हो, और रिक्रिएशन के लिए भी यूज करते हो दोस्तों। ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है कि इसको इसको आप कभी कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज ठीक है, इसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी कभी कभी यूज करते हो। इस पानी को आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज करते हो। और हाउएवर सरफेस वाटर कैन बी पोल्यूटेड बाय केमिकल्स। बहुत सारा जो पानी है, वाटर वाटर पोल्यूशन तो हो ही रहा है। बहुत सारा जो पानी है वो केमिकल्स के वजह से वो गंदा होते जा रहा है। वेस्ट की वजह से, रन ऑफ की वजह से बहुत सारा जो पानी है, बहुत सारा जो सरफेस वाटर है वो पल्यूट हो जाता है, केमिकल्स की वजह से, वेस्ट की वजह से, रन ऑफ की वजह से। समझ में आ गया? तो ये क्या है? सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब जो पानी आपको दिखता है, जो पानी आपको दिखता है, जैसे रिवर्स का पानी, लेक का पानी, स्ट्रीम का पानी, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सरफेस वाटर। और ये किस किस चीज से पल्यूट होता है सर? केमिकल से पल्यूट होता है। वेस्ट यानी कचरा वचरा फेंक देते हो उसके, ठीक है, अरे पॉन्ड में या गंगा जी में आप लोग कचरा वचरा फेंकते हो ना, इससे क्या होता है कि पल्यूट हो जाता है सरफेस वाटर। ठीक है, लेकिन इसको तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो। तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो भैया पेट में तो पॉल्यूशन जा रहा है तुम्हारा, इस वजह से इतनी सारी बीमारियां हो रही है ना। तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, रिक्रिएशन पर्पस के लिए जो सरफेस वाटर यूज किया जा रहा है उसमें केमिकल्स का मिलावट रहता है आजकल। वेस्ट फेंका जाता है और बहुत सारा गंदगी फेंका जाता है दोस्तों, जो हमारे इकोसिस्टम को खराब करती है। ठीक है। इसके बाद ग्राउंड वाटर। एक हो गया दोस्तों ग्राउंड वाटर। आप लोग आज तक कभी वो एक तो वो ऐसे वो नल आता है, उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं वो ट्यूब कल, वो क्या आप चलाए हो? उसका जो पानी आता है वो ग्राउंड से ही आता है। एक आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, जो अंडरग्राउंड से आता है, जो पानी अंडरग्राउंड से आता है, जो पानी अंडरग्राउंड में रहता है। ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट इज स्टोर्ड अंडर द अर्थ सरफेस। जो अर्थ के सरफेस के अंदर जो पानी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। ठीक है। अर्थ के सरफेस का जो पानी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर को भी आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इरिगेशन मतलब कि इरिगेशन पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हो। ठीक है। और बहुत सारे घर में अभी भी वो ट्यूब कल है। ऐसे ऐसे वो चापाकल बोलते हैं ना, चापाकल। बहुत सारे घर में वो चापाकल या ट्यूबकल अभी भी है जो ग्राउंड वाटर को पीते हैं। बहुत सारे घर में तो भैया कुएं का पानी को पिया जाता है, सोचो कुएं का पानी को। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। ठीक है। तो ग्राउंड वाटर को आप ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए भी यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रीज के पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ग्राउंड वाटर इज ऑफन क्लीनर एंड लेस, सुनो, वो सरफेस वाटर से
वो ज्यादा क्लीनर ग्राउंड वाटर है, पता है? सरफेस वाटर से ज्यादा क्लीनर ग्राउंड वाटर है। क्यों? क्योंकि वो सॉइल और रॉक से ढका हुआ रहता है। सॉइल और रॉक उसको फिल्टर करता है, सॉइल और रॉक जो है उसको फिल्टर करता है, उस ग्राउंड वाटर को फिल्टर करता है। उस ग्राउंड वाटर को फिल्टर कौन करता है? सॉइल और रॉक। तो तो यहां पे बोला गया है कि ग्राउंड वाटर जो है वो कभी कभी क्लीनर साबित हो जाता है, क्लीनर साबित हो जाता है, ठीक है। However, excessive pumping of groundwater can lead to the depletion of the aquifers, which cause land substances. It is important to manage groundwater to availability for the future generations. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर मतलब क्या? जो एकदम ग्राउंड के अंदर जो पानी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। सीधा सी बात है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों फ्लड्स का। फ्लड्स का मतलब भैया बाढ़ आ गई, ओ माय गॉड भैया बाढ़ आ गई। बाढ़, बाढ़ मतलब भैया पानी वानी जब जम 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 जाता है, आप देखते हो ना, अरे पानी वानी जब जम जाता है, देखो देखो, अरे पानी जम गई ना, देखो ना, देखो ये देखो, ये पूरा गाड़ी वाड़ी जम गया। जब पानी वानी जम जाता है, जब हेवी रेनफॉल आता है और जब बाढ़ आ जाती है, उसको हम लोग, उस सर्कमस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लड। उस सर्कमस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लड बोलते हैं। Flood happen when there is too much water in the area, usually because of heavy rain and melting snow. बहुत ज्यादा जब बारिश आती है और जब बहुत ज्यादा बर्फ बर्फ गिरती है, तब पूरा एरिया जम जाता है, तब पूरा एरिया जम जाता है। और ये जो वाटर है ये ओवरफ्लो करता है फ्रॉम रिवर्स, लेक, ओशंस। ये डेंजरस हो सकता है आप सबके लिए, ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये जो फ्लड है ये होम्स को डैमेज कर देता है, रोड्स को डैमेज कर ये क्रॉप्स को, फसल वसल उजाड़ देता है, होम्स को डैमेज कर सकता है, रोड्स को डैमेज कर सकता है, पीपल एनिमल सबको डैमेज कर सकता है। फ्लड जो है वो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, बात करेंगे हम लोग ड्राउट के बारे में। ड्राउट क्या होता है? ड्राउट आप ही एक बार देख लो, आप ही एक बार देख लो ड्राउट क्या होता है। देखो, जब लैंड का क्वालिटी खराब हो जाए, जब लैंड का क्वालिटी बिल्कुल ऐसे ऐसे एकदम खुरदरा खुरदरापन आ जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ड्राउट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राउट। सूखा पड़ गया, ड्राउट मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना। ड्राउट मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, सूखा पड़ जाना। ए ड्राउट ऑकर्ड व्हेन देयर इज नॉट इनफ रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब बहुत दिनों से बारिश नहीं होती है तब ड्राउट आता है। जब बहुत दिनों से रेनफॉल, जब बहुत दिनों से बारिश नहीं होती है, जब बहुत दिनों से शॉर्टेज ऑफ वाटर रहता है, जब बहुत दिनों से बारिश नहीं होती है दोस्तों, तब आता है ड्राउट। ए ड्राउट ऑकर्ड व्हेन देयर इज नॉट इनफ रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। द लैक ऑफ रेनफॉल कैन ड्राई अप रिवर्स, लेक, making it difficult for people, plant and animals to get enough water to survive. ठीक है। ड्राउट कब आता है? जब बहुत दिन से बारिश वारिश नहीं होता है, जब सूखा उखा पड़ जाता है, तब ड्राउट आता है, ड्राउट आता है तब, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेस आर द डिफरेंट थिंग वी कैन यूज टू मेक पावर एंड डू वर्क। जैसे मान लीजिए सनलाइट हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, जैसे विंड एनर्जी हो गया, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया। एनर्जी रिसोर्सेस मतलब जिस रिसोर्सेस से आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो और काम कर सकते हो, जिस रिसोर्सेस से आप ये पावर जनरेट कर सकते हो और काम कर सकते हो, उस रिसोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? उस रिसोर्सेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एनर्जी रिसोर्सेस। जैसे मान लीजिए सनलाइट रिसोर्सेस हो गया, विंड रिसोर्सेस हो गया, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो आता है कोल एंड ऑयल, वाटर एंड न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब सीधा सा बात है, एनर्जी रिसोर्सेस के थ्रू, एनर्जी रिसोर्सेस एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू मैं पावर को जनरेट कर सकता हूं, जिसके थ्रू मैं पावर को जनरेट कर सकता हूं और काम कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, वाटर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इससे क्या हो सकता है? इससे मैं पावर को जनरेट करूंगा और अपना काम करूंगा, इससे मैं पावर को जनरेट करूंगा और काम करूंगा। अच्छा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑन एनर्जी जनरेशन है। तो इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ता है? इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ता है? इन्वायरमेंट में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। अब जब एनर्जी को जनरेट करते हो, इन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को जब जनरेट करते हो, जब आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करते हो, फिर क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारा इंपैक्ट्स पड़ता है, बहुत सारे इंपैक्ट्स। इसको एक बार रीड कर लेना आप लोग, ठीक है।
So the environmental impact of the energy generations refers of how producing energy can affect the natural world. मतलब सिंपल सा बात है कि environment पे क्या impact पड़ेगा, natural world पे क्या impact पड़ेगा, energy generations का natural world पे क्या impact पड़ेगा. तो environment impact on energy generations यही है कि environment पर यही impact पड़ता है कि भैया एनर्जी तो भैया जनरेट हो रही है, लेकिन एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है. समझ में आया आप लोगों को? प्लीज आप लोग बताओ, क्योंकि जल्दी जल्दी कवर करना है हम लोग को, जल्दी जल्दी कवर करना है. ठीक है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोग एकदम डिटेल में कवर करें, लेकिन जल्दी जल्दी भी कवर करना है और हर चीज समझाते हुए भी कवर करना है. ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों ग्रीन एनर्जी के बारे में. ग्रीन एनर्जी और कुछ नहीं, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही ग्रीन एनर्जी बोला जाता है. जो एनर्जी रेन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, रेन्यूएबल रिसोर्सेस को ही हम लोग ग्रीन एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, रेन्यूएबल रिसोर्सेस को ही हम लोग ग्रीन एनर्जी बोलते हैं. क्या? रेन्यूएबल रिसोर्सेस को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, देखिए, ग्रीन एनर्जी ऑल्सो नोन एज रेन्यूएबल एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस दैट डू नॉट डिप्लेट. जो कभी खत्म नहीं होगा, जो वापस से रीजनरेट हो जाएगा, जो अनलिमिटेड है, उन सारे रिसोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेन्यूएबल रिसोर्सेस. और उसको ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी मतलब रेन्यूएबल एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होने वाला है. जैसे एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड, वाटर, जियोथर्मल, बायोमास, उसको ही तो हम लोग बोलते हैं ग्रीन एनर्जी. बस उसी का डेफिनेशन चेप के यहां पे लिख देना है, क्या दिक्कत है? बना बना के लिखना है भाई, बना बना के. ग्रीन एनर्जी मतलब एक ऐसा टाइप का रेन्यूएबल एनर्जी जो कभी भी रिसोर्सेस को खत्म नहीं करने देगा. सोलर एनर्जी जैसे विंड, वाटर, जियोथर्मल, बायोमास एक्सेट्रा. ठीक है, अच्छा, लास्ट टॉपिक. लास्ट टॉपिक नहीं है क्या? सुनो 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 सुनो, ये पढ़ते हैं अभी. यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस. मतलब हम लोगों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हैं. किस तरीके से यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, ये ज्ञान दिया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग नॉन रेन्यूएबल एनर्जी का यूज ना करके रेन्यूएबल एनर्जी का यूज करें. किस तरीके से हम लोग नॉन रेन्यूएबल एनर्जी का यूज ना करके रेन्यूएबल एनर्जी का यूज करें. सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों कि ये इसका मतलब क्या होता है. सर ये कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सो कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब होता है जो हमारा पुराना, जो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था, जो हम लोग बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं. दीज आर द ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया. ये सब क्या है? ये सब ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये सब क्या है? ये सब ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पुराने पुराने जमाने की एनर्जी है ये सब. ठीक है, सो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैव बीन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग. क्लियर है? तो कन्वेंशनल सोर्सेस का मतलब पुराने जमाने में जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता था, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, उसी को बोलते हैं दोस्तों कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस. मकसद यही है कि ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस को यूज करना बंद करो और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का आप यूज करो. अब इसका ऑल्टरनेटिव, अब रेन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी का यूज मत करो. रेन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी का यूज मत करो. सीधा सा बात है. इसका मतलब क्या? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और ये बायोमास जो है, यानी रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ, मतलब ये जो है उसका यूज करो. रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है उसका यूज करो और ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज मत करो. ठीक है, इसका मतलब यही है, ये जो कन्वेंशनल सोर्सेस है, ये जो पुराना जमाने में जो यूज करते थे, उसको यूज अप मत करो और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करो. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करो. नॉन कन्वेंशनल सोर्स का यूज करो और कन्वेंशनल सोर्स का यूज नहीं करना पड़ेगा. सीधा सा बात है, इतना ही. ठीक है, बात करेंगे दोस्तों ग्रीन एनर्जी टाइप. ग्रीन एनर्जी के कितने टाइप्स हैं? सबसे पहला है दोस्तों सोलर एनर्जी, बताइए, जो कि सनलाइट से आता है. दूसरा है विंड एनर्जी, फिर तीसरा है हाइड्रो पावर, फिर चौथा है जियोथर्मल एनर्जी, फिफ्थ है ये बायोमास एनर्जी, है ना. फिफ्थ है
ठीक है, तो सबसे पहला ये बताओ, आप लोग प्लीज बताओ ग्रीन एनर्जी का क्या क्या टाइप्स है, कितना टाइप्स है ग्रीन एनर्जी का? प्लीज दोस्तों प्लीज बताइए ग्रीन एनर्जी का कितना टाइप्स है। एक है दोस्तों सोलर एनर्जी, दूसरा है विंड एनर्जी, फिर तीसरा है हाइड्रो पावर, फिर चौथा है जियोथर्मल एनर्जी, फिफ्थ है बायोमास एनर्जी। फिफ्थ है क्या? बायोमास एनर्जी। फिफ्थ है बायोमास एनर्जी। अच्छा, लास्ट टॉपिक दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक दोस्त, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है दोस्तों नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग इसका मतलब क्या है सर? अकाउंटिंग का मतलब तो जानते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है इसको पढ़िए एक बार पहले। नेचुरल रिसोर्सेस अकाउंटिंग इज ए मेथड, ये एक ऐसा मेथड है यूज्ड टू मेजर एंड ट्रैक द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री। मतलब सीधा सा बात है, हमारे कंट्री में कितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको ट्रैक करने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए एक अकाउंटिंग होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस अकाउंटिंग। हमारे कंट्री में कितने नेचुरल रिसोर्सेस है, कितने फॉरेस्ट है, कितने मिनरल्स है, वाटर 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 कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ लैंड है, इसको पूरा एक्सेस करने के लिए, इसको पूरा ट्रैक करने के लिए हम लोग एक अकाउंटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। हमारे कंट्री में कितने नेचुरल रिसोर्सेस है, कौन कौन से मेथड है, कैसे कैसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, उन चीजों को हम लोग बोलते हैं दोस्तों नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस अकाउंटिंग। सीधा सा बात है, फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर, लैंड, कहाँ कहाँ कितने कितने फॉरेस्ट है, कितने कितने मिनरल्स के सोर्सेस है हमारे पास, कितने कितने वाटर के सोर्सेस है हमारे पास, कितने लैंड्स है हमारे पास, ये सब सब देखने का, ये सब सब परखने का, ये सब सब अकाउंटिंग करने को बोलते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। यहां पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है, नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग इज ए मेथड यूज्ड टू मेजर एंड ट्रैक द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस टू ए कंट्रीज इकोनॉमी। इट इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस सच एज फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर, food and accessing the role of economic activity, it is known as natural resource accounting। इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या? नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। कि हमारे देश में कितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसका प्रॉपर तरीके से जब आप अकाउंटिंग करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेस अकाउंटिंग। ठीक है, समझ में आया आज का लेक्चर? इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, एक बार आप घर में रीड कर लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, सब याद हो जाएगा दोस्तों। इसको ऊपर ऊपर से लिखना है, आपको बार बार बोल रहा हूं, बना बना के लिखना है, बना बना के लिखना है आप लोग को, और कुछ नहीं करना है, बना बना के लिखना है। ठीक है, ज्यादा कुछ आपका रोल नहीं है। ईएनवीएस में जस्ट बना बना के अगर लिखोगे, कंसेप्ट समझा हुआ रहेगा, बना बना के लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। समझ में आया आप लोगों को? तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए।